हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ जिब्रेलिन इन सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन में जिब्रेलिन का रोल क्या है, स्पेशली हम यही पढ़ेंगे। वैसे तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, रोल होता है, लेकिन हम स्पेशली सीड जर्मिनेशन को लेके पढ़ेंगे कि सीरियल एल्यूरोन लेयर्स में किस तरीके से इंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो जो होते हैं क्या करते हैं कि कुछ ऐसे इंजाइम्स को प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलेगा और ग्रोथ और डेवलपमेंट पूरे एम्ब्रियो का या प्लांट का अच्छे से होगा। ठीक है, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि जिब्रेलिन की सिंथेसिस का साइट क्या है, स्पेशली हम इसके सीड के जर्मिनेशन को लेके पढ़ेंगे, और लोकेशन ऑफ रिसेप्टर्स पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये कि जो रिसेप्टर्स होंगे ना कहीं ऐसे बने हुए होंगे, वो रिसेप्टर कहाँ बने हुए होंगे जहाँ से कि मान लीजिए ये जिब्रेलिन आएगा और रिसेप्टर क्या करेगा, इस जिब्रेलिन को लेगा और उसके बाद प्रोटीन किस तरह से प्रोटीन बनेगी और किस तरह से फर्दर ग्रोथ और क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो इस पाथवे को भी हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। पहले स्लाइड है। पहले तो आपके दिमाग में ये आता होगा कि एम्ब्रियो क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है, पेरिकार्प होता है। वैसे पता तो सभी को होगा, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको एक यहाँ पर फिगर यहाँ पे बनाया हुआ है, दिया हुआ है, ताकि आपको याद आ जाए कि आपको एक सीड दिख रहा है, सीरियल ग्रेन है। ठीक है, और जो है कि इसमें आपको दिख रहा होगा, पहले ये आप जान लीजिए कि एक सीरियल जो ग्रेन होता है, ठीक है, अगर आप सीड को देखते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, डिप्लॉयड हार्मोन्स होते हैं, ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म होता है, फ्यूज्ड टेस्टा एंड जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्प, यानी सीड कोट या फ्रूट वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। तो इन्हीं सारी चीज़ों में क्या है, सारी चीज़ें हैं जिससे कि क्या होगा, सीड का जर्मिनेशन होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एंडोस्पर्म आपको दिख रहा होगा, यहाँ एंडोस्पर्म है जिसमें कि क्या है, पहले आउटर मोस्ट लेयर से आप आइए। यहाँ पे जो सबसे बाहरी वाली जो लेयर होगी आउटर मोस्ट, वो कौन सी होगी, वो होगी पेरिकार्प। ठीक है, और ये एंडोस्पर्म जो कि ट्रिप्लॉयड होता है, इसमें आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक एल्यूरोन आपको लेयर मिलेगी और एक जो सेंटर में मिलेगा उसको स्टार्च लेयर भी, मतलब सेंटर में स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये हो गया स्टार्च ग्रेन्स जो कि बीच में प्रेजेंट होंगे, और क्या है, ये एंडोस्पर्म की जो उसके बाहर वाली लेयर है वो है एल्यूरोन सेल लेयर है। ठीक है, आई बात समझ में। तो आपको एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो कैसे बना, जाइगोट जो बनता है ना, हैप्लॉयड मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ होते हैं तो जाइगोट बनता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो क्या होगा, एम्ब्रियो में बदलेगा, और यही एम्ब्रियो फर्दर जाके क्या बनाएगा, एक प्लांट बनाएगा, रूट बनाएगा, शूट बनाएगा। तो इसको क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। देखिए होता क्या है कि आपको भी पता है कि जब तक कि कोई लीफ नहीं आ जाती है तब तक वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, कोई भी प्लांट नहीं कर पाएगा ना। तो अब आप ही बताइए कि जो सीड होता है, आखिर उस सीड में तो ग्रीन ग्रीन कुछ है ही नहीं, क्लोरोफिल, तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा जब वो मतलब सॉइल के जब नीचे होता है, ग्राउंड में होता है, तो वो कैसे करेगा, वो ऐसे करेगा कि इसी एंडोस्पर्म में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। उसी न्यूट्रिएंट को क्या करेगा, एम्ब्रियो लेगा जब तक कि लीफ नहीं निकल जाती है, और लीफ निकलते ही क्या होता है, उसका यूज़ हो जाता है सारा न्यूट्रिएंट्स, और फिर क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है, और फिर आपको क्या मिलता है, एक प्लांट मिलता है। तो ये बड़ी बेसिक चीज़ है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, आई बात समझ में, क्या आई बात समझ में कि कोई भी सीड के पास तो लीफ होती नहीं है, जब लीफ होती नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो वो जिएगा कैसे, वो जिएगा ऐसे कि एंडोस्पर्म में उसके काम भर का क्या होगा, न्यूट्रिएंट होगा, जिससे कि एक लीफ निकलने तक वो उसमें से क्या होगा, न्यूट्रिएंट लेता होगा। आप अगर कोई भी सीड अगर जर्मिनेट कराएंगे तो आप देखेंगे कि वो किस तरह से ओपन होता है, और जैसे जैसे ऊपर से न्यूट्रिशन लेता है और ख़त्म होता जाता है, फाइनली ये जो एंडोस्पर्म होता है
वो कैसा हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा, तो वही चीज़ मैंने एक बार और रिपीट कर दी, तो आपको समझ में आ गया कि डिप्लॉयड एम्ब्रियो क्या होता है, डिप्लॉयड एंडोस्पर्म क्या होता है, जो कि क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है। और पेरिकार्प जो होता है फ्रूट वॉल होता है, फ्रूट वॉल क्या करेगा, वो सीड को बचाएगा। ठीक है, ताकि सीड की इंजरी ना हो, कुछ भी उसके अंदर में नहीं आ जाए। ठीक है, सीड के जो उसको डैमेज कर दे। तो ये कुदरत ने 3 चीज़ों को क्या दी है जिससे कि सीड अपने आप को बचा के रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो एंडोस्पर्म, ये तो आपको समझ में आ गया। इस फिगर में आपको फिगर में क्या देखना था, मेन यही एंडोस्पर्म आपको देखना था, जिसमें 2 लेयर होती हैं। और आपको देखना था यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखेगी, स्कूटेलम। स्कूटेलम क्या होता है, स्कूटेलम एक एब्जॉर्प्टिव एक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूट्रिएंट को क्या करता है, लेता है एंडोस्पर्म से। ठीक है, और एम्ब्रियो को पहुंचाता है। ये क्वेश्चन को पूछता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये हेयर्स ऑफ ब्रश हैं, ब्रैक्ट्स हैं। ठीक है, इसमें बाकी ये पेरिकार्प, देखिए यहाँ पर टेस्टा सीड कोड दिया हुआ ना, ये पूरा पेरिकार्प में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ दी हुई है। हमें जो पढ़ना है, हम आगे बढ़ते हैं उसको पढ़ने के लिए। तो एंडोस्पर्म क्या है, द एंडोस्पर्म इज़ अ टिश्यू प्रोड्यूस इनसाइड द सीड्स ऑफ मोस्ट ऑफ फ्लावरिंग, जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें एंडोस्पर्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। बहुत सारी स्पीसीज़ में ये डिप्लॉयड होता है। और ये एंडोस्पर्म क्या करता है, एम्ब्रियो को सराउंड करता है, उसको न्यूट्रिशन देता है, स्टार्च के फॉर्म में, ऑयल्स के फॉर्म में, प्रोटीन्स के फॉर्म में। ठीक है, ये बात हुई आपकी एंडोस्पर्म की। अब आता होगा दिमाग में कि एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो ये होता है कि एम्ब्रियो, प्लांट एम्ब्रियो को सीड एम्ब्रियो भी बोलते हैं। और ये क्या होता है कि इज़ द पार्ट ऑफ सीड, ये एक सीड का हिस्सा है और बर्ड का, दैट कंटेन्स द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट्स रूट, स्टेम एंड लीफ। अगर हम इसका सबसे पहला अगर फॉर्म देखते हैं कि इसका रूट का, स्टेम का, लीफ का, तो इसका जो प्रीवियस फॉर्म हमको क्या दिखता है, एम्ब्रियो दिखता है। एम्ब्रियो डेवलप्स after a fertilized adult plant flower and is generally contained within a seed or a bud। ठीक है, बड। अब पेरिकार्प मैंने बता दिया, साइंस में इसको प्लांट बायोलॉजी कि उसमें अगर हम देखें तो इसके क्या बोलते हैं, द वॉल ऑफ ए फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी वॉल से ये बना हुआ होता है। तो तीनों स्ट्रक्चर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब इसकी आगे की चीज़ आपको समझ में अच्छे से आएगी। ठीक है, और जो मैंने अभी यहाँ एक चीज़ बताई थी, द एम्ब्रियो पार्ट कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियो प्लांट एम्ब्रियो अलॉन्ग विथ इट्स स्पेशलाइज्ड एक एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन होता है जिसको स्कूटेलम बोलते हैं, और जिसका कि प्लूरल फॉर्म स्कूटेला होता है, जिसका काम है एब्जॉर्बिंग द सॉल्युबलाइज्ड फूड। ठीक है, जो सॉल्युबल फॉर्म में हो जाते हैं, in absorbing the solubilized food reserves from the endosperm and transmitting them to the embryo। उसका काम क्या होगा स्कूटेला का, कि ये एंडोस्पर्म से ये न्यूट्रिशन को कहाँ दे दे, एम्ब्रियो में भेज दे। ठीक है, तो ये एक एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। नेक्स्ट अब आते हैं, एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को समझते हैं इतना कुछ पढ़ने के बाद में। आइए यहाँ पे पहला ये देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला जिब्रेली, देखिए यहाँ पे आपको एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपको एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है आपका, यहाँ पे आपको सबसे बाहर क्या दिख रहा है, टेस्टा पेरिकार्प दिख रहा है, उसके बाद एल्यूरोन लेयर दिख रहा है, उसके बाद बीच में क्या दिख रहा है, स्टार्ची एंडोस्पर्म जो कि ज़्यादा है। ठीक है, और उसके बाद एल्यूरोन सेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, एल्यूरोन लेयर में प्रेजेंट होंगी। आपको क्या दिख रहा है कि ये जो एल्यूरोन लेयर है, यहाँ से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आ रहे हैं और एंडोस्पर्म से क्या हो रहे हैं, वो फिर इधर को जा रहे हैं। ठीक है, एम्ब्रियो को, जहाँ पे कि नीचे आपको रूट दिख रहा है। अभी स्कूटेलम के बारे में बताया, देखिए ये एब्जॉर्ब किया ना एम्ब्रियो एंडोस्पर्म से, ये कहाँ ले जा रहा है, एम्ब्रियो को ले जा रहा है। लेकिन ये जो हम लोग जिब्रेलिन पढ़ते हैं, जिब्रेलिक एसिड पढ़ते हैं, ये क्या होता है, ये क्या हो रहा है, इसका सिंथेसिस एम्ब्रियो में हो रहा है, लेकिन ये स्कूटेला से होते हुए एंडोस्पर्म में जा रहा है। ठीक है,
तो सबसे पहला, और ये प्लांट, ये देखिए कोलेप्टाइल दिखा रहा है, फर्स्ट फोलियस लीफ दिखा रहा है, और उसके बाद शूट एपिकल मेरिस्टेम दिखा रहा है, जहाँ से कि क्या होगा, शूट बनेगी, ऊपर ये डिवाइड होती जाएगी। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, जिब्रेलिन्स आर सिंथेसाइज बाय द एम्ब्रियो एंड रिलीज इनटू द स्टार्ची एंडोस्पर्म विया द स्कोटेलम। हुआ ना, सिंथेसाइज कहाँ होगा, एम्ब्रियो में, स्कोटेलम के थ्रू कहाँ जाएगा, एंडोस्पर्म में जाएगा। ठीक है। सेकंड क्या है, जिब्रेलिन्स डिफ्यूज टू द एल्यूरोन लेयर। ये कहाँ पे डिफ्यूज़ हो रही है, एल्यूरोन लेयर से डिफ्यूज़ होती है जिब्रेलिन्स, और ये जो एल्यूरोन थोड़ी थिक होती है। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है, एल्यूरोन लेयर सेल्स आर इंड्यूस टू सिंथेसाइज एंड सिक्रीट। अब क्या होगा कि एल्यूरोन लेयर के पास क्या होता है, आर इंड्यूस टू सिंथ, अब वो इंड्यूस हो जाती हैं। ठीक है। और क्या सिंथेसाइज करें, जब जिब्रेलिन आया तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे एल्यूरोन लेयर्स के सेल में, और वो क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, सिक्रीट करेंगे अल्फा एमाइलेज एंड अदर हाइड्रोलेजेस इनटू एंडोस्पर्म। अब ये इस अपनी लेयर से क्या रिलीज़ करेंगी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को एंडोस्पर्म में रिलीज़ करेंगी, ताकि यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में न्यूट्रिशन हो, जैसे ओलिगोसैकेराइड्स है, वो सिंपल क्या हो जाएंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उसको तोड़ के ग्लूकोज फॉर्म में करेगा, जिससे कि एम्ब्रियो को उसको लेने में आसानी रहेगी। ठीक है। आपको ऐसे भी पता है स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है। और शुगर के, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसलोकेट होता है, जो फूड मटेरियल्स होते हैं प्लांट में। ठीक है। स्टार्च एंड अदर मैक्रोमोल्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू स्मॉल मॉलिक्यूल। और ऐसा क्यों होता है, उनके स्ट्रक्चर की वजह से ज़्यादा, अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स जब बहुत बड़ा होता है तो उसका ट्रांसलोकेशन में दिक्कत होता है, तो वो ऐसे फॉर्म में जाते हैं जिससे कि ट्रांसलोकेशन हो सके। ठीक है। तो ये पूरा आपको मेरे ख्याल से फिगर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा सेल्फ भी बाद में। अब देखना ये है कि रोल ऑफ ABA एंड जिब्रेलिक एसिड, ये भी आपका यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है कि सीड जर्मिनेशन इज रेगुलेटेड इन मैनी प्लांट स्पीसीज बाय टू एंटागोनिस्टिक प्लांट हार्मोन ABA जिब्रेलिन। ये दोनों एंटागोनिस्टिक है, यानी एक कुछ और काम कर रहा है, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट कर रहा है, तो एक जो दूसरा क्या कर रहा है, वो रोक रहा है। ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, उल्टा काम करते हैं। ठीक है। ABA is involved in the induction and maintenance of seed dormancy को क्या करता है, वो बनाए रखता है। जैसे कि मान लीजिए अभी क्लाइमेट सही नहीं है, तो वो क्या सीड डॉर्मेंसी को रखता है, इनहिबिट करता है, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, रोकता है। जबकि वहीं जिब्रेलिन क्या करता है, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। एंड बोथ जिब्रेलिन मेटाबॉलिज्म एंड सिग्नलिंग आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डेवलपमेंटल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर से इसका इन्फ्लुएंस पड़ता है। यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्यों बताया गया है कि जब भी स्ट्रेस का कंडीशन होता है, ठीक है, तो स्ट्रेस में क्या होता है, प्लांट को ये लगता है भाई अब तो हम स्ट्रेस में आ गए। मान लीजिए कि जो है ड्रॉट आ गया, सूखा आ गया, अब सीड के पास क्या है, वाटर नहीं है कि वो उसको लेके और फिर जर्मिनेट कर पाए, तो ABA आएगा और इसको क्या करेगा, रोक देगा। ठीक है। या फिर मान लीजिए कोई बड़ा प्लांट भी अगर है, उसमें लीफ है, तो रूट से क्या जाएगा, ABA जाएगा, तो उसके लीफ के स्टोमेटा को क्या करता है, क्लोज कर देता है। और स्टोमेटा क्लोज हो जाने की वजह से क्या होगा कि ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, वाटर को वो रख लेता है। ठीक है। तो उस समय भी जिब्रेलिन का जो फंक्शन होगा वो थोड़ा रुक जाएगा, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाएगी। ठीक है। तो ये है इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये था। ठीक है, कि जो भी स्ट्रेसेस हैं, हीट स्ट्रेस है, वाटर स्ट्रेस है, और बहुत सारे सॉल्ट का स्ट्रेस है। ठीक है, बहुत टाइप्स के स्ट्रेस हैं, उन पे इसका जो होता है इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ सीरियल ग्रेन्स, जो कि मैंने बता दिया है कि ये आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे एक बार बताया था कि आपको फटाक से याद आ जाए देखते ही। ठीक है। सीरियल ग्रेन्स में क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, इसका हिस्सा एक एंडोस्पर्म होता है और पेरिकार्प होता है। ठीक है। उसके बाद एम्ब्रियो विच विल ग्रो इनटू द न्यू सीडलिंग्स हैज़ अ स्पेशलाइज्ड एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन स्कोटेलम। ठीक है। ये अब एंडोस्पर्म क्या था, एंडोस्पर्म स्टार्ची एंडोस्पर्म उसमें है, जो कि सेंटर में था, और एल्यूरोन की लेयर जो कि बाहर में थी। ठीक है।
तो ये आ गया, इसका 2 पार्ट हो गया। ये आपको ये याद रहेगा तो मेरे ख्याल से आपको बहुत आसानी रहेगी इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए। अब आते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है स्टार्ची एंडोस्पर्म का और एल्यूरोन लेयर का। तो स्टार्ची एंडोस्पर्म क्या होते हैं, इट बिकम्स नॉन लिविंग एट मैच्योरिटी। जब मैच्योरिटी स्टेज आएगी तो ये नॉन लिविंग हो जाएंगे। और ये क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड सेल, और जो कि किससे भरे हुए रहेंगे, फिल्ड विथ स्टार्च ग्रेन से, ठीक है। उसके बाद एल्यूरोन लेयर की बात करें तो इसके पास क्या होता है, थिक वॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल्स होती हैं, सेल वॉल्स होती हैं, और इसके पास लार्ज प्रोटीन होती हैं, ठीक है, प्रोटीन बॉडीज जिसको बोलते हैं। इसका काम है सिंथेसिस करना, सिंथेसाइज करना और रिलीज़ करना हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को, कहाँ पर, स्टार्च एंडोस्पर्म में जर्मिनेशन के टाइम में, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे करके बता दिया ताकि आपको बहुत ही आसानी रहे इसको समझने में। एक और मैंने ऐसा एक फ्लो डायग्राम बनाया है, इस फ्लो डायग्राम में आपको और जल्दी समझ में आएगा। देखिए मैंने यहाँ 3 कलर का यूज़ किया है ताकि आपको पता चल जाए कि एक सेल के टाइप से किस तरह से दूसरे सेल के पार्ट में जा रहा है और फिर तीसरे पार्ट में जा रहा है। एल्यूरोन लेयर एल्यूरोन लेयर क्या करेगी, हाइड्रोलिटिक एंजाइम को प्रोड्यूस करेगी और ये कहाँ जाएगी, एंडोस्पर्म स्टार्च में जाती है। इसीलिए मैंने एंडोस्पर्म स्टार्च को दूसरे कलर में दिखा दिया। उसके बाद मैंने दिखाया है कि ब्रोक के, और ये क्या होगी, उसके बाद टूट जाएगी। टूट जाने के बाद क्या करेगी, वहाँ के जो भी शुगर हैं उसको क्या करेगी, सॉल्युबलाइज कर देगी अमीनो एसिड को, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगी, देखिए मैंने 3rd कलर जो है वो यूज़ किया है ब्राउन, ताकि आपको ये समझ में आए कि फाइनली अब वो कहाँ जा रहा है, एम्ब्रियो में जा रहा है, ठीक है। तो ये एक आपको मैंने एक फ्लो डायग्राम से बनाया कि किस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और इससे पहले अगर आप चाहें तो यहाँ जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन लिख सकते हैं, जो कि इसको क्या करता है, इसका इन पे इन्फ्लुएंस पड़ता है, तब ये बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ जिब्रेलिन ना होता तो ये स्टिमुलेट नहीं होता, और जब ये काम नहीं करता तो ये क्या होता है, यहाँ पे फाइनली आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये टूटेगा ही नहीं सिंपल शुगर में, ठीक है। तो ये ओवरऑल फ्लो डायग्राम है। अब इसके आगे मैं समझा देती हूँ कि इसके आगे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है अल्फा एमाइलेज और दूसरा होता है बीटा एमाइलेज, ठीक है। अल्फा एमाइलेज क्या होता है, हाइड्रोलाइज करता है स्टार्च ग्रेन्स को और क्या बनाएगा, ओलिगोसैकेराइड्स बनाएगा, जो कि एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। अब इसी ओलिगोसैकेराइड को क्या करेगा, बीटा एमाइलेज क्या करेगा, डाइसैकेराइड में क्या करेगा, चेंज कर देगा, जैसे माल्टोज में, और फिर ये फाइनली इसको और तोड़ के किस में कर देगा, ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज को एम्ब्रियो को लेना और उसका इस्तेमाल करना, यूज़ करना आसान हो जाता है। तो ये रहा बहुत ही एक अच्छा सा फ्लो चार्ट डायग्राम, जिससे कि आपको आसानी रहेगी समझने में, ठीक है। अब है नेक्स्ट ये वाला सुन देख लिए कि सिग्नल ट्रांसडक्शन होता कैसे है। ये भी बहुत यहीं पे आपको डेला रिप्रेशर भी मिलेगा, ठीक है। घबराइए नहीं, जितना ही आपको डायग्राम जैसे लगता है भरा भरा सा है, सच बताइए तो उस डायग्राम में उतना ही अच्छा एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे देखिए एल्यूरोन लेयर सेल है। मैंने बोला था मैंने बताऊंगी कि साइट क्या होगा, ठीक है, रिसेप्टर का साइट। तो रिसेप्टर का साइट कहाँ पे है, एल्यूरोन लेयर पे है, ठीक है, एल्यूरोन लेयर पे है। और उसके बाद क्या है, देखिए वीडियो बड़ी हो रही है लेकिन घबराइए मत, इसको पूरा अच्छे से आप समझ लीजिए। उसके बाद क्या है कि ये इस सेल पे क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे जिसको बोलते हैं GA रिसेप्टर, ठीक है, जिब्रेलिन से जिब्रेलिक एसिड से जिब्रेलिन रिसेप्टर। और ये आपका आ गया GA1, एक जिब्रेलिन आ गया, ठीक है। अब ये प्राइमरी मैसेंजर की तरह काम कर रहा है, प्राइमरी क्योंकि खुद मैसेज लेकर आया है। अब ये मैसेज लेकर आया, उसके बाद हेट्रोट्राइमेरिक G प्रोटीन, अब ये क्या होंगे, ये भी काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसमें आपने पढ़ा होगा ना GTP जो होता है, और GTP का ये कन्वर्जन होता है अल्फ़ा, उसके GTP इनके साथ जैसे मिल जाते हैं, तो मतलब ये ओवरऑल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में कुछ चेंज आते हैं, कॉन्फर्मेशन चेंज आते हैं और कन्फॉर्मेशनल चेंज आते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि आगे के प्रोसेस क्या होते हैं, कुछ एक्टिवेट करेगा, और जिससे कि सेल के कुछ मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 चीज़ आपको दिख रही है, एक तो कैल्शियम
ion dependent signal transduction pathway involve calmodulin and protein kinases। और दूसरा क्या है, कैल्शियम आयन इंडिपेंडेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे विथ CGMP। ठीक है, आपने वो सेकेंडरी मैसेंजर के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है, कैल्शियम आयन रिलीज़ होता है और वो कैल्शियम आयन आगे जाके प्रोटीन काइनेज और फॉस्फाइलेशन इस तरह के जो एक्टिविटी होती हैं और उससे सेल की मेटाबॉलिज्म, मतलब कुछ एक्टिविटी क्या होती हैं, फंक्शन जो होते हैं वो ऑन हो जाते हैं। ठीक है, कुछ चेंजेस आते हैं, ये आपने पढ़ा था। वही चीज़ यहाँ भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वन क्या बोल रहा है, वन प्रोसेस पे, वन स्टेप पे, कि जिब्रेलिक एसिड फ्रॉम द एम्ब्रियो फर्स्ट बाइंड टू अ सेल सरफेस रिसेप्टर पे बाइंड किया। दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, द सेल सरफेस GA रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इंटरैक्ट विथ अ हेट्रो ट्राइमेरिक G प्रोटीन। इससे क्या हो रहा है, हेट्रोट्राइमेरिक G प्रोटीन। ट्राइमेरिक क्यों, अल्फ़ा बीटा गामा ये तीनों आपके ये ठीक है फैक्टर्स रहेंगे। और इनिशिएटिंग टू सेपरेट सिग्नल ट्रांसडक्शन चेंज। अब ये क्या करते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन को, चेन को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब एक्टिवेटेड GA सिग्नलिंग इंटरमीडिएट, अब ये एक्टिवेट हो चुका है जो GA आया यहाँ पे। उसके बाद ये कहाँ एंटर कर गया, न्यूक्लियस में एंटर कर गया। न्यूक्लियस में एंटर किया तो यहाँ क्या दे रहा है, द कैल्शियम इंडिपेंडेंट पाथवे involving CGMP result into the activation of signaling intermediate। और 4 पे क्या कर रहा है कि the activated signal intermediate binds to DELA receptor। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक DNA दिखा रहा है, DNA पे एक जीन है जिसका नाम है GAMYB जीन है, समझिएगा इसको अच्छे से, ये जीन है। अब यहाँ पे ऑलरेडी डेला रिसेप्टर आके बैठा हुआ है। जब ये बैठा रहेगा तो ये क्या होगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। जो प्रोटीन फर्दर बननी चाहिए थे अल्फ़ा एमाइलेज, वो क्या होगी, नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे RNA पॉलीमरेज नहीं आएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं, मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आके प्रेशर बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये जो हम जिब्रेलिन आया, ये क्या किया, इस डेला रिप्रेशर के साथ बाइंड कर लेगा और रिप्रेशर को क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। द डेला रिप्रेशर आर डिग्रेडेड व्हेन बाउंड टू GA सिग्नल। ठीक है, अब ये GA सिग्नल से बाउंड करते ही, ठीक है, ये क्या हो गया, इसको डिग्रेड कर दिया। अब क्या हो गया, अब तो ये फ्री हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा फैक्टर, कौन सा, GAMYB ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आ जाएगा। अब यहाँ फैक्टर जब ये आ जाएगा तो ये तो मैसेंजर RNA बन गया, GAMYB मैसेंजर RNA बन गया। अब ये क्या बनाएगा, अल्फ़ा एमाइलेज जीन है यहाँ पर, जो कि क्या बनाएंगे, अल्फ़ा एमाइलेज मैसेंजर RNA। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द इनएक्टिवेशन ऑफ डेला repressor allows the expression of MYB gene as well as other genes to proceed through transcription, processing and translation। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, उसके बाद क्या होगा, ट्रांसलेशन भी होगा। द न्यूली सिंथेसाइज MYB प्रोटीन देन एंटर्स इनटू द न्यूक्लियस and binds to the promoter for अल्फ़ा एमाइलेज एंड अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, और ये अल्फ़ा एमाइलेज क्या करता है, ये इसका काम है तोड़ने का, ये एंजाइम है, लेज है। ठीक है, इससे समझ लीजिए कि ये एंजाइम से जो कि स्टार्च को सिंपल फॉर्म में क्या करेगा, तोड़ेगा, जिससे कि एम्ब्रियो उसको यूज़ कर पाए। ठीक है, और 8 पॉइंट यहीं पे क्या लिखा हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अल्फ़ा एमाइलेज एंड अदर हाइड्रोलिटिक जीन्स इज एक्टिवेटेड हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, और 9 पॉइंट पे दिया हुआ है, अल्फ़ा एमाइलेज एंड अदर हाइड्रोलेजेस, सिर्फ अल्फ़ा ही नहीं और भी जो हाइड्रोलेजेस हैं वो कहाँ होंगे, आर सिंथेसाइज ऑन द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सिंथेसाइज हो गए। आपको ये दिख रहा है, ये राइबोसोम लगे हुए हैं। उसके बाद क्या होगा, प्रोटीन्स आर सिक्रेटेड विया गोल्जी। अब इससे क्या होगा, ये सिक्रेटेड हो रहे हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एक 11 जो कि यहाँ पे दिया हुआ था ना, ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है, कैल्शियम डिपेंडेंट सिग्नल इन्वॉल्विंग कॉलमोडोलिन एंड प्रोटीन काइनेज। अब इनके प्रेजेंस में क्या होगा, एक मिनट, इनके प्रेजेंस में क्या होगा, द सिक्रेटरी
पाथवे रिक्वायर्ड्स GA स्टिमुलेशन विया। अब इस पाथवे को किसकी ज़रूरत पड़ती है, इसकी पड़ेगी कैल्शियम कॉलमोडिलिन डिपेंडेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे की ज़रूरत पड़ती है, तभी ये क्या करेगा, इसका सिक्रीशन होगा। ठीक है, ये क्या है, ये वेसिकल में ये जो ये वेसिकल दिख रहे हैं गोल गोल गोल, इसमें क्या है, अल्फ़ा एमाइलेज है, और फाइनली अल्फ़ा एमाइलेज बाहर आ गया और स्टार्च का डिग्रेडेशन कर देगा एंडोस्पर्म में। ठीक है, एंडोस्पर्म में इसका डिग्रेडेशन करेगा। अब ये एक चीज़ आपको समझ में आ गई इतने से कि ये जो है पूरी कहानी से क्या समझ में आया कि GAMYB क्या है, ये एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, GA क्या करेगा, इसको एक तरह से एक्टिवेट करके और अल्फ़ा एमाइलेज बनाएगा सीड जर्मिनेशन को। अगर ये इनएक्टिव रहता तो नहीं हो पाता सीड जर्मिनेशन। अगर ये डेला रिप्रेशन में कोई म्यूटेशन आ गया तो प्लांट क्या होगा, वो टॉल होता जाएगा, क्योंकि यहाँ रिप्रेशन रहेगा नहीं। कोई भी काम अगर है तो उसका रुकना भी तो ज़रूरी है, कोई भी ऐसा अगर डेवलपमेंट हो रहा है, अदरवाइज़ उसके तो साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। इसलिए इनका रेगुलेशन सेल का कंट्रोल होता रहता है इन पे। ठीक है, तो डेला एक तरह से सीड जर्मिनेशन को क्या कर रहा है, रोक रहा है, सप्रेस करता है। ठीक है, तो ये आपको इसका रोल समझ में आ गया। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिब्रेलिन के, जो कि मैं अगले किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ है, हाँ है, इसको भी देख लेते हैं। GA3 अब साइट ऑफ सिंथेसिस यहाँ पे क्या है, एम्ब्रियो में है जिब्रेलिन का। और अगर साइट ऑफ रिस्पॉन्स की देखें, अगर सीड जर्मिनेशन की, तो एलिरोन लेयर है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स आपका शो कर रहा है GA। ठीक है 3। और अगर यही चीज़ अगर हम शूट में देखेंगे तो GA का क्या रिस्पॉन्स होगा कि वो क्या करेगा, शूट के सेल डिवीज़न में काम करेगा। ठीक है, GA signaling required several second messengers. Gibberellin induces transcription of this gene for alpha amylase mediated by GAMYB factor binds to upstream region of alpha amylase gene और इसको क्या करेगा, स्विच इट ऑन, खोल देगा। ठीक है, तो ये जो था ये इसके बारे में था। और जाते जाते इस वीडियो में मैं 2-4 पॉइंट्स बता दूं जो जिब्रेलिन के और क्या क्या फंक्शन होते हैं जो इम्पोर्टेंट आ सकते हैं। एक तो ये क्या करेगा, जिब्रेलिन्स कैन स्टिमुलेट स्टेम ग्रोथ। ओके, और क्या करेगा, जिब्रेलिन्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर रूट ग्रोथ। ओके, जिब्रेलिन्स रेगुलेट द ट्रांजिशन फ्रॉम जुवेनाइल टू एडल्ट फेज में इसको रेगुलेट करता है। एंड जिब्रेलिन्स इन्फ्लुएंस फ्लोरल इनिशिएशन के इम्पॉर्टेंट है, फ्लोरल इनिशिएशन में करता है एंड सेक्स डिटर्मिनेशन में करता है। ठीक है, उसके बाद जिब्रेलिन क्या प्रमोट करता है, पॉलन डेवलपमेंट को भी करता है और ट्यूब ग्रोथ को भी करता है। ओके, और उसके बाद जिब्रेलिन प्रमोट फ्रूट सेट एंड पार्थिनो कार्पी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिब्रेलिन प्रमोट सीड डेवलपमेंट एंड जर्मिनेशन। ओके, तो ये जो लास्ट वाला हम लोगों ने आज डिस्कस किया, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर जो भी लोग इसको पहली बार मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें अगर आपको पसंद आई है तो। और जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने फिर से इस वीडियो को मेरे सुना, जो मैंने अभी बनाया पूरे पेशेंस के साथ सुना। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है आप सभी लोग, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि ये काम का वीडियो है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और अपना ख्याल रखें, खुश रहें, पढ़ाई करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।